आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम गवर्नमेंट एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसको क्लियर करेंगे विदाउट एनी कोचिंग। जिस तरीके से मैंने किया था उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाके सर्च करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है, टॉपर्स वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल फार्मूला मैं यूज़ करती थी वही मैं आपको बताऊंगी। और ये अलग अलग एग्ज़ाम्स में काम आ चुके हैं, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, बट ये मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स अलग अलग टाइप के सब में देखा ये चीज़, और वो चीज़ें काम आती हैं। तो सबसे पहले एज वी ऑल नो हमें सिलेबस उठाना होगा एग्ज़ाम का। जब हम एग्ज़ाम के सिलेबस को उठाएंगे तो हम डिटेल्ड तरीके से उसको देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें हमें पढ़ने हैं। फिर इसके साथ हम ये सोच लेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे कि सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा जो मैं पढ़ूंगी। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बहुत कम नॉलेज है, मतलब मैं वीक हूँ उस सब्जेक्ट में, उसी पहले सब्जेक्ट को मैं उठाऊंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो साथ में मैं सिलेबस के साथ साथ PYQs का एक बुक ले लूँगी जिसमें ईयर वाइज सारे PYQs दिए हुए रहेंगे। उसके बाद मैं उसको एक बार देखूंगी, एनालाइज करूंगी कि ईयर बाय ईयर इसका टफनेस किस तरीके से बढ़ रहा है, और बिल्कुल जिस साल में एग्ज़ाम मुझे देना रहता है उसके जस्ट प्रीवियस वाले एग्ज़ाम में उसका टफनेस लेवल क्या था। इन सब से एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम किस तरीके से ईयर बाय ईयर अपने आप को अपडेट कर रहा है, क्वेश्चंस और टफ हो रहे हैं। तो उसका एक लेवल हमें समझ आ जाता है कि अब नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ के जाना होगा और किस तरीके से क्वेश्चंस वैरी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ यानी कि सिलेबस और PYQ का बैंक हम ले लेंगे और फिर हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि हम सबसे बिगेस्ट सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट ऐसा लेंगे जो हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो 2 सब्जेक्ट को साथ पे लेकर पढ़ाई शुरू करेंगे। पूरे दिन में जितने भी ज़रूरी काम हम डे टू डे करते हैं उन सब चीज़ों को निपटाकर जो समय बचता है कोशिश करना है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने पढ़ाई में लगाएंगे, ठीक है। और पढ़ाई कभी घंटों तक लगातार बैठ के नहीं करनी है। 30 मिनट्स के लिए स्टॉप वॉच लगा दीजिए, एक बार में एक स्लॉट सिर्फ 30 मिनट का होना चाहिए। उसके बाद आप 5 से 8 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर हम पढ़ाई करेंगे। उसी तरीके से दिन में 2 सब्जेक्ट को हमने एक दिन में इस तरीके से शेड्यूल करा है कि टफर सब्जेक्ट हम पहले पढ़ेंगे। जब हम सुबह उठते हैं सो करके तो हमारी दिमाग की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, तो हम टफ सब्जेक्ट को पहले कर लेते हैं और वो हमारा इजी वे में हो जाता है। सेकेंड स्लॉट हम देते हैं उस सब्जेक्ट को जो हमें थोड़ा बेहतर पता होता है पहले से। तो आप अपने अनुसार अपने स्लॉट को 2 स्लॉट या 3 स्लॉट में बांट सकते हैं। पर डे का अगर स्टडी आवर देखें तो ये 6 to 8 आवर्स वैरी करेगा। अगर एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय रिवीजन और इन सब चीज़ों पे फोकस करने की वजह से हमारा स्टडी आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स भी जा सकता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सिलेबस PYQ के साथ साथ आपका जो है एक रोड मैप तैयार होना चाहिए माइलस्टोन की तरह। जैसे कि अभी मान लीजिए मई में लगभग 10 दिन और बाकी हैं, तो आप अपने सिलेबस का कौन सा हिस्सा 10 दिन के बाद कंप्लीट करके रख लेना चाहते हैं। मतलब 10 दिन का ये जो पीरियड रहेगा उसमें आप सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। उसी तरीके से सारे सिलेबस को एक माइलस्टोन के फॉर्म में आप डिज़ाइन कर लें। और आपका डे टू डे आवर्स स्टडी का जो है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, क्योंकि हर दिन अलग अलग चीज़ें हमारे साथ कंडीशंस आते रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। पर आपको दिमाग में रखना है कि मई ख़त्म होने तक मेरे ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वीक का एक दिन जो है आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, बस सारी चीज़ों को जो वीक भर आपने पढ़ाई करी है उसको रिवाइज करेंगे। और ब्रेक भी लेना ज़रूरी है, इसलिए हर वक्त मतलब स्टडी टेबल पे बैठे नहीं रहना है, आपको ब्रेक लेना है। शाम को कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, लाइक गेम या फिर कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बाहर निकलना है ताकि आपका जो मोटिवेशन है वो फिर से आए पढ़ाई के लिए और आप रिजुविनेट होकर के वापस से पढ़ाई करने बैठे, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा ना मोनोटोनस और पेनफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है।
जितना आप काम एंड कंपोज्ड रहेंगे, आपकी ग्रास्पिंग पावर उतनी अच्छे से काम करेगी और आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे, दिमाग में रिटेन कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद कई लोगों का होता है कि आप इतने सारे जो है वो आप सेट बना लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मैं मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। सिर्फ एग्ज़ाम के 15 दिन पहले से मैं एग्ज़ाम टाइम में बैठ करके सेट प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि मुझे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली मैं प्रिपेयर हो जाऊँ कि 2 घंटे या 3 घंटे मैं एग्जामिनेशन टाइम में बैठ सकूँ और पूरा फोकस के साथ मैं उन 3 घंटों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि थ्रू आउट ये जब आप तैयारी कर रहे हैं तब तक, या फिर जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपको अपने आप से हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। आपको सेल्फ टॉक करते रहना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कराते रहना है कि आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, आई एम गिविंग माई 100%। तो ये सिर्फ आपको अपने आप से करते रहने बातें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाहर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी कई बार हमें नहीं मिलती है। इनफैक्ट हमें नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ता है, टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ती है। तो ट्राई करो कि एग्जामिनेशन टाइम में जब कुछ दिन बाकी रह गए हैं या फिर तुम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम में आप टॉक्सिसिटी से थोड़ा डिस्टेंस बना लो। ठीक है। बिकॉज नेगेटिव पीपल जो होते हैं वो सिर्फ उनको लगता है कि हमने ये बात बोल दी, पर वो आपको किस तरीके से डीमोटिवेट करके आपका कितना समय खराब करता है ये उनको नहीं पता होता। और एग्जामिनेशन टाइम में एक एक मिनट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आपके मोरल का जो लेवल है वो सब बहुत मैटर करता है। ठीक है। इसलिए ट्राई टू मेंटेन दैट वाइब। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। अब ये सारी चीज़ें हो गई एग्ज़ाम के पहले की बात। ठीक है। अब एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 दिन पहले क्या करना है कि जब कुछ हमारे पास ना, सबके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं और हम बार बार भूलते हैं। हमें पता होता है कि भाई ये एग्ज़ाम में आएगा ना तो मैं पक्का कंफ्यूज होने वाली हूँ। तो उन सब टॉपिक्स को छोटे छोटे ट्रिक्स में कन्वर्ट करके नेमोनिक्स बना सकते हैं। तो नेमोनिक्स बना करके उसको एक A4 शीट पेपर में लिख लीजिए और जस्ट 24 आवर्स बिफोर द एग्जामिनेशन या फिर जिस दिन एग्ज़ाम है सुबह उठ के उसको एक बार देख लेना है। ठीक है। तो बिल्कुल वो आप फिर नहीं भूलेंगे, एग्जामिनेशन टाइम में आपको याद आ जाएगा। पर कोशिश करिए कि आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा मत कर लीजिए, एक पेपर में वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। ओके। जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका नज़दीक आता है, लाइक 15 डेज 1 वीक जब बाकी रहता है, तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बस 2 घंटे बैठ करके एग्ज़ाम देने के बाद, सेट प्रैक्टिस करने के बाद पूरा टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए। ठीक है। कभी ये मत कोशिश करिएगा कि हम इस एग्ज़ाम के 100% सिलेबस को कंप्लीट करके जाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज वेल। कोई भी एग्जामिनेशन का आप देखेंगे तो वो 50% के आसपास में उसका कट ऑफ रहता है, इसलिए आपको 100% नहीं पढ़ के जाना है। पर जितना आप पढ़ें उससे आप 100% चीज़ें कर सके वहाँ पे, इस पर ध्यान देना है। अपने दिमाग में आपको कहना है कि मैं जितनी चीज़ें पढ़ के जा रही हूँ उसमें से ही मैं हेल्प लेकर के आंसर तक पहुँच जाऊँगी। दैट शुड बी योर कॉन्फिडेंस। ओके। अब एग्ज़ाम में दिए गए नोटिस के हिसाब से, यानी जो आपका एडमिट कार्ड में नोटिस दिया रहता है उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लेने के बाद आप एक चीज़ रखिएगा ज़रूर, दैट इज़ द रिस्ट वॉच। कई जगहों पर लिखा रहता है कि आपको जो है वो स्मार्ट वॉच नहीं ले जाने देंगे, पर आप सिंपल वॉच रख के जाइएगा। अगर वो अलाउ करें तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्योंकि कई बार होता है कि क्लास में वो लोग एक क्लॉक प्रोवाइड नहीं करते, इससे हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही लो हो जाता है। मेरे साथ कई एग्जाम्स में ऐसे हुआ है, इसलिए एक सिंपल वॉच अपने साथ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो आपको ले जाने के लिए दे। ठीक है। फिर एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में आप पानी रखेंगे जिसमें आप ग्लूकोन डी मिक्स करके रखेंगे, ताकि सिप करके उसको पीते रहने से बीच बीच में आपका एक एनर्जी मेंटेन रहेगा। ओके। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आप पहले क्वेश्चन को सारे पेजेस को फ्लिप करके देख लेंगे, जस्ट ऐसे ही कर्सरी वे में आप देखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। सपोज 100 क्वेश्चंस आर देयर, तो आप 25 में करेंगे। पहले 25 में आपको जो जो चीज़ें कंफर्म आती हैं उनको करके उसको कलर करेंगे। व्हाई आई एम सेइंग दिस,
क्योंकि फिर आपके दिमाग में एक प्रेशर नहीं होगा कि अभी मुझे पूरा आंसर शीट फिल करना बाकी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आपका लगातार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर एक प्रेशर डेवलप होता है। फिर जैसे ही आप उसको ब्रेक करके आप उसको फिल करते हैं आंसर शीट को, तो वो जो एक होता है ना, वो लिंक ब्रेक हो जाने से क्या होता है, वापस से जब हम फिर क्वेश्चंस में आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे बनने लगते हैं। और ये सच्चाई है, मैंने फील किया है, ये बहुत अच्छा टेक्निक है। तो 25 के स्लॉट में उसको आप कवर करेंगे, ओके। फर्स्ट गो में आपको सारी कंफर्म वाली चीज़ों को कर लेना है। फिर सेकंड गो में, जिसमें आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, वो सारे करेंगे। और फिर थर्ड राउंड में, जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं उतना लीजिए। जहाँ पे आपको चारों में से कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी आइडिया नहीं, इसको कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, ठीक है, ओके फाइन। और इस तरीके से फिर आप, बस मेरा यही कहना है कि किसी भी एग्ज़ाम में ना आपको किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करिए, ओके। हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, पढ़ने का अपना तरीका होता है। जब आप कंफर्टेबल फील करें, जब आप कॉम्पैटिबल फील करें, उसी हिसाब से पढ़ाई करें, सुबह में या रात में, और अपने हिसाब से सारी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। और बस इतना ध्यान रखना कि अपना 100% देना है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स इस तरीके से दिए, बिना ज़्यादा प्रेशर लिए, बिना ज़्यादा टेंशन लिए, तो वो सारी चीज़ों को मैंने अगर इस तरीके से कर रखा था, वो सारी चीज़ें मुझे काम आई और उस एग्ज़ाम में मुझे सक्सेस मिला है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट के मटेरियल या फिर मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अपने कॉम्पैटिबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करो, अपने हिसाब से चीज़ों को आगे लेकर के जाओ और तुमको सक्सेस मिल जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता, डेफिनेट वे नहीं होता है, ओके। इतना ट्रस्ट करो अपने आप पे, और बस इतना ध्यान देना कि अपना 100% देना है, ताकि तुम्हें अफसोस ना रहे। और ट्रस्ट में, अगर तुम दे देते हो 100% ना, तो सक्सेस के चांसेस 99.9% हो जाते हैं, ओके। सो ट्रस्ट योरसेल्फ।